आज अपना टॉपिक है राम मूर्ति रिपोर्ट 1990 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। कीप साइलेंस। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 या फिर राम मूर्ति रिपोर्ट। प्रोग्राम ऑफ एक्शन इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 92 और हिंदी मीडियम में पेज नंबर 174। दो टॉपिक अलग अलग हैं, दोनों टॉपिक एक ही से कंसर्न है, तो मैं कोशिश करता हूं कि एक ही क्लास में दोनों टॉपिक हो जाए, ठीक है। और ये भी आवाज कहां से आ रही है? अच्छा, राम मूर्ति रिपोर्ट जो 1990 थी, ये रिव्यू रिपोर्ट थी 1986 की। रिव्यू रिपोर्ट थी 1986। ध्यान दीजिए, एनईपी 1986 जो लागू हुई थी, और एनपी 1986 इसलिए लागू हुई थी, कंकरेंट लिस्ट में था तो प्रॉपर लागू हो गई। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो हमने रिपोर्ट बनाई है, जो एनईपी लागू की गई है, वो ठीक से काम कर रही कि नहीं काम कर रही, इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए, पुनर्लोकन कमेटी, देखे कि भाई जो हमने काम किया वो काम ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एवरी ईयर्स 5 ईयर्स के बाद एक रिव्यू कमेटी बनाई जानी थी जो तय करती कि जो हमने काम किया वो काम सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो आचार्य राममूर्ति, जो एक एक करके देखते हैं, राममूर्ति रिपोर्ट को सबसे पहले देखते हैं। राममूर्ति रिपोर्ट 1986 हिंदी 1990 सॉरी, हिंदी में भी सेम बात होगी। राममूर्ति रिपोर्ट 1990। ये रिपोर्ट, इसके जो हेड थे आचार्य राममूर्ति थे, और उन्हीं के नाम पर इस रिपोर्ट को राममूर्ति रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 16 मेंबर थे, ठीक है। इस रिपोर्ट में टोटल 16 मेंबर्स थे, और ये रिपोर्ट जो है मतलब 1986 की जो पॉलिसी थी, आपने देखा वुमेन्स एजुकेशन या अलग अलग पार्ट की जो थी, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, ऐसे 12-13 पार्ट थे। तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग ग्रुप कमेटी काम कर रही थी, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी जब कमेटी रिपोर्ट बनती है तो उसमें अलग अलग वजह से, किसी को दिया कि आप वुमेन एजुकेशन पे काम करो, किसी को दिया कि वोकेशनल एजुकेशन पे काम करो, किसी को आप जो है रूरल एजुकेशन पे काम करो, तो सबने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में देखा कि भाई कहाँ पे कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए, उनको चेक करने के लिए आचार्य राममूर्ति के देखरेख में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट, ठीक ने। उसने पूरे 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को अवलोकन किया और बताया कि जो चीजें हम करने जा रहे हैं वो क्यों नहीं हो रही। अगर मान लो कोई काम कर रहे हो और काम सक्सेस नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। अगर वजह नहीं हो तो काम तो सक्सेस होगा। एक स्टैंडर्ड्स होता है, एक आपका एक्चुअल होता है। अगर स्टैंडर्ड्स एक्चुअल जो अगर स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट है ना। एक जो स्टैंडर्ड्स है और एक्चुअल है, दोनों को कंपेयर करेंगे ना कंट्रोलिंग में, जब देखेंगे दोनों में कमी है तो कोई ना कोई वजह है। इनको लेकर 17 लोग थे, टोटल 16 मेंबर थे, इंक्लूडिंग 17 मेंबर थे, ठीक है। गुड, हाँ मतलब 16 मेंबर थे इनके अलावा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 17 हो गए, ठीक, गुड, क्या बात है, अच्छी बात है भाई। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ना देखो, मुझे ना कोई ऐसा नहीं लगता, ये चीजें ऐसी ही बोल सकते तभी तो क्लियर होगा, अगर नहीं बोलते तो कैसे क्लियर होता। हाँ ठीक है। तो कोई, ये जो कमेटी बनी थी 7 मई 1990 को बनी थी, 1990 को बनी थी, और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो दिया था आपको 26 दिसंबर 1990 को अपना रिपोर्ट दिया था।
रिपोर्ट एचआरडी को दिया था, ठीक है। और इसको जो लागू करने का काम था 9 जनवरी 1991 को ये रिपोर्ट लागू हुई थी। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन आज हमने पढ़ने, थोड़ी स्पीडी पढ़ेंगे तभी होगा, ठीक है। तो हाँ, 7 में 1990 को कमेटी बनी थी जिसने अब सारे एरिया को काम करके अपने रिपोर्ट को 26 जनवरी 1990 को दिया और 9 जनवरी 1991 को गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो 26 दिसंबर है, ठीक है, 26 दिसंबर को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। उसके बाद इसने किया था, इसने देखा कि जो मेन चीज है, जो मेन प्रॉब्लम है, इक्वल और सोशल जस्टिस पे काम नहीं हो रहा। बंद कर दो उसको। इक्वल और सोशल जस्टिस पे जो है मेन जो काम होना चाहिए, सोशल जस्टिस समझ रहे हो, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस पे इसने पाया रिपोर्ट में कि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे काम नहीं हो रहा। इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस मतलब समानता और सोशल जस्टिस पे प्रॉपर काम नहीं हुआ है। 1986 की रिपोर्ट में था कि सबको एजुकेशन देना, इक्वल एजुकेशन। तो अगर इक्वल देने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय करना पड़ेगा, बिना भेदभाव किए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रीजन को, किसी सारे बैरियर को खत्म करके इक्वल करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट ने सबसे बड़ी पाई कि जो है इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे काम नहीं कर रहा हो रहा। अगर सोशल जस्टिस पे काम नहीं होगा तो इक्वल एजुकेशन की जो बात करोगे वो लागू ही नहीं होगी। सबसे पहले तो सबको इक्वल मानना होगा ना। तो इसने सबसे बड़ी कमी पाई कि सोशल जस्टिस इक्वालिटी पे काम नहीं रहा। और दूसरी बात है, इसने प्रॉब्लम दी कि डिसेंट्रलाइजेशन पे काम नहीं हो रहा। डिसेंट्रलाइजेशन समझ रहे हो, पावर का विकेंद्रीकरण, मतलब सारे पावर अगर एक हैंड में हो जाए तो ढंग से काम नहीं होगा। तो पावर का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। सोशल जस्टिस विदाउट एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जाति धर्म लिंग भेदभाव को छोड़कर सबको इक्वल मानकर एजुकेशन देना, तब दे पाओगे। तो ऐसा होता नहीं था, कहीं ना कहीं कास्ट डोमिनेशन, लैंग्वेज डोमिनेशन, कम्युनल डोमिनेशन पूरे इंडिया में किसी न किसी तरीके से फैला हुआ है। तो कोई भी जब चीजें होती है, कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है, वो पूरी तरह से लागू नहीं होता। पॉलिसी कोई बेकार नहीं होती, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होता, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सबको घर देने की बात है, क्या सबको घर मिलता है? ब्यूरोक्रेसी में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि टॉप टू बॉटम जाते जाते सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद, लोकल गवर्नमेंट, जाते जाते चीजें गायब हो जाती हैं। जिनको मिलना चाहिए मिलना नहीं चाहिए। और सुलभ शौचालय योजना, गांव में भाई सब घर में एक शौचालय होना चाहिए। कोटा से पैसा जाता है, पहले था कि प्रधान के पास जाएगा, प्रधान जो है फिर उसको जो है लोगों को देगा। अब क्या होता है कि भाई अब जो है जिसको उसके कंज्यूमर उसके खाते में ज्यादा डायरेक्ट पैसा जाएगा। अब इन्होंने कर दिया कि भाई जिसके खाते में जाएगा, तेरे खाते में परमिशन तो प्रधान की ओर से होगा, सैंक्शन। तो अगर तेरे पास आएगा तो मुझे आधा देगा तो तेरे नाम पे करूंगा। तो कोई भी पॉलिसी जो टॉप टू बॉटम आते आते ना, उसने बोला कि किसी ने पूछा था कि पिछली गवर्नमेंट में कि अगर ये पैसे डायरेक्ट एफडीआई कर दिया जाए तो क्या होगा। बोले एफडीआई डायरेक्ट कर दिया जाए तो सरकारें गिर जाएंगी। अगर पैसा जिसको देना है डायरेक्ट, मान लो आपको पैसा देना है तो सीधा आपको दे दिया जाए तो सरकारें गिर जाएंगी, कि बीच में लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो पॉलिसी जो है ठीक है, लागू करने वाले कौन है? वो कोई ना कोई गवर्नमेंट है, कोई ना कोई सोसाइटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो वो जैसे हुआ उसने अपने कम्युनिटी को, अपने चीजों को फेवर में किया, दूसरे को इग्नोर कर दिया। और जब भी किसी पोस्ट पे कोई बंदा होता है सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो इन्होंने मेन प्रॉब्लम पाया कि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे काम नहीं हो रहा, और इसमें जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। जो पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में है, जो उसको मिस यूज करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है। देखो उसने क्या क्या सजेशन दिए, आगे चलते हैं। सजेशन ऑफ राममूर्ति रिपोर्ट, राममूर्ति रिपोर्ट
सबसे पहला कॉमन स्कूल सिस्टम, हाँ कॉमन स्कूल सिस्टम भी हमने पढ़ा था, उसमें सामान्य विद्यालय प्रणाली, ठीक है। सामान्य विद्यालय प्रणाली में बताया कि बिना किसी भेदभाव को किसी भी व्यक्ति को इक्वल एजुकेशन दिया जाए। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को बिना एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी बात को सबको स्कूल दिया जाए। प्राइवेट स्कूल का प्रोविजन किया गया, गवर्नमेंट अगर इसको फंड नहीं कर रही है तो प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन किए जाए। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स है, दिल्ली में कितने गवर्नमेंट स्कूल है, गिने चुने पर्टिकुलर एरिया था ना कि उसमें भाई 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि 3 किलोमीटर के रेडियस में एक प्राइमरी स्कूल, अब दिल्ली के 3 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल से तो कुछ हो ही नहीं सकता। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, जनसंख्या का घनत्व इतना ज्यादा है, तो बोला कि इस समस्या को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्राइवेट स्कूल्स ओपन करने पड़ेंगे और उनको राइट, उनको फंडिंग देकर सपोर्ट करना होगा, ठीक है। उसने पहली सजेशन किया, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल को ओपन करके इसमें कर सकते हो। और जो है इनको जो है लिंक करना होगा, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल दोनों को लिंक करना होगा इक्वल के लिए, और दोनों के एजुकेशन को इक्वल मानना होगा। जैसे आप सीबीएसई किसी गवर्नमेंट स्कूल से करो, प्राइवेट डिग्री तो सबकी बराबर है, मार्कशीट बराबर है। दूसरा उसने बोला इसमें आपको टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन में बोला शिक्षक की शिक्षा, इसने बोला कि टीचर्स को एंट्रेंस पे होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम जो क्वालिफाई करे उसी की ट्रेनिंग, उसने बोला कि क्वालिफाइड टीचर रखो, क्वालिटी बेस्ड टीचर रखो, लेकिन कैसे रखोगे, तो उसने बोला कि जो टीचर्स बनना चाहते हैं वो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देकर आए, और ठीक है, और टीचर्स की डिग्री जो है रेगुलर मोड पे होनी चाहिए, रेगुलर, हाँ मतलब नियमित रूप से होना चाहिए। जैसे प्राइवेट, जैसे आप बीए करते हो, एमए करते हो, ऐसे नहीं, अगर टीचर्स कोई बनना चाहता है तो उसकी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए, समझ रहे हो, ताकि वो प्रॉपर टीचर बनेगा। और बीएड डूएड जल्दी प्राइवेट नहीं होती, अब इग्नू से डीएलएड हो रही थी, कुछ लोग करना चाह रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वो उनके लिए था कि जो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं वर्किंग में है और करना चाहते तो वो करना, तो वो गवर्नमेंट वाले ने तो किए कि नहीं, सारे दूसरे लोग प्राइवेट ही इग्नू से डीएलएड शुरू करना कर दिया, गवर्नमेंट ने उठाकर बंद कर दी। तो उसने सजेशन दिया कि जो भी टीचर्स के जो कोर्स होने चाहिए, एक तो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन हो और रेगुलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तब बात ऐसे बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें इन्होंने बोला हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में भी एडमिशन जो है एंट्रेंस के बेस पे होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे हायर एजुकेशन हो। जैसे हमारे कॉलेज में आपको इकोनॉमिक्स करना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, तो एमबीए करना है, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए एंट्रेंस करो, और बच्चे एंट्रेंस करके जो सेलेक्ट जाते हैं, जिनके अंदर मतलब वो कैलिबर है, उन्हीं को पढ़ाना चाहिए, सबको नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने इस तरह की बात कही। पहले था कि कोई जिस कोर्स में करना चाहता है उसको एडमिशन दे दो जी, इस चीज को खत्म करने की बात कही। एंट्रेंस लो, एंट्रेंस में प्रतियोगिता लो, जो बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं उनको एजुकेशन दो, तो उस काम के लिए सुटेबल होंगे, उनके एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट का टेस्ट होगा, तो बंदा उस काम करने के लायक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तीसरी बात कही, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ये है तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, इसमें बोला कि गवर्नमेंट की ओर से फंडिंग होनी चाहिए, इन कॉलेजों को जो फंड जो है, जो धनराशि है, गवर्नमेंट की ओर से फंडिंग करके देनी चाहिए,
क्योंकि एक कॉलेज के एजुकेशन काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उसकी फीस भी काफी कॉस्टली होती है। तो गवर्नमेंट इसको फंडिंग करे कि वो फीस थोड़ी सी मैनेजेबल हो। आज किसी को एमबीए करना पड़े और एमबीबीएस करना हो और कोई प्राइवेट कॉलेज से करना हो, पता है कितनी, कम से कम करोड़ों की फीस है, 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख। नॉर्मल पेरेंट्स तो सोच भी नहीं सकते। जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो किसी तरह से अपनी दाल रोटी चलाता है, मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको 1 करोड़ 20 लाख तो बात ही सोचने से बाहर की बात है। तो बोले कि सिर्फ फंडिंग होनी चाहिए और स्कॉलरशिप भी होनी चाहिए, छात्रवृत्ति का प्रबंधन होना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो पुअर बच्चे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल और एजुकेशन में। तभी इस तरह के एजुकेशन बड़े लोग ले, डीटीयू की फीस ले लो, ट्रिपल आईटी की फीस ले लो, आईआईटी की फीस ले लो, कितनी हैवी होती है। नॉर्मल पेरेंट्स तो बच्चों को परेशानी हो जाते हैं, एमबीबीएस कराना हो बहुत महंगी फीसें होती, एमबीए करनी हो किसी अच्छे जगह से, तो जो कितनी महंगी फीसें होती हैं। तो गवर्नमेंट इनको फंडिंग करेगी तो उनकी फीस कम होगी, और जो बच्चे वास्तव में पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। लागू होती हैं चीजें लेवल पे, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या होगा हिंदी में? हाँ, मूल्यवान शिक्षा। गुड। मतलब वो एजुकेशन जो आपके मोरल वैल्यू को, नैतिक वैल्यू को साथ साथ में डेवलप करे। कभी कभी क्या होता है ना, हमें नॉलेज तो किताबों की बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज ना हमारे पास कम होती है। हमें जैसे पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़ों का रिस्पेक्ट करना छोड़ दें, किसी से ये करें। भाई सिचुएशन तो होती है, जैसे मानो कोई पेड़ है, कोई ट्री है, उसमें बहुत सारा फल लग जाए तो फल तो पेड़ तो झुक जाता है ना। तो वास्तव में जिसके पास नॉलेज होती है उसका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। वो तब होगा जब आपको मॉरल एजुकेशन दी जाएगी, नैतिक शिक्षा दी जाएगी, तब ये डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने पढ़ लिए, भाई अपने सामने किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे मान लो पेरेंट्स तो कम ही पढ़े लिखे होते हैं और सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुझसे आगे जाए। ऐसा कोई पेरेंट्स तो किसी भी तरीके से आगे भेजता है, और जब आगे पहुंच गए तो उन्हीं पर डोमिनेट करने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन शुड बी वैल्यू बेस्ड, नैतिक शिक्षा होना जरूरी है। पढ़ाने के लिए तो आपको कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन आपका जो संस्कार और मूल्य का डेवलपमेंट करना वो बहुत बड़ी बात है, और वो केवल इन्वायरमेंट से हो सकता है, अच्छे एटमॉस्फेयर से हो सकता है, न कि आप कोई ऑनलाइन क्लासेस लेकर कुछ करके कोई लेक्चर सुन के नहीं कर सकते। वहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप वैल्यू डेवलप नहीं कर सकते। वैल्यू डेवलप तब होगा जब आपको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा परिवेश, आपको कोई अच्छा सेपिंग करने वाला हो, तब ये बातें होती है। तो इसने बोला कि वैल्यू, नॉलेज तो बढ़ रही है लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ रही है। और जैसे जैसे देख लो जितने भी मॉडर्नाइजेशन होते जाते हैं, लोगों के साथ ना उतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल, दूसरी चीजें ज्यादा बढ़ती है, पेशेंस लेवल डाउन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो कमी तो है ही। तो इसने इस बात को भी सजेस्ट है वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पॉइंट नंबर 6, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। केयर एंड एजुकेशन, हाँ एजुकेशन, ईसीसी सुना है आपने? ईसीसी पहले कोर्स होता था, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बाल शिक्षा। हिंदी तो मुश्किल है। शिशु शिक्षा और शिशु पालन और शिक्षा,
शिशु पालन और शिक्षा, ठीक है। जैसे क्या होता है, जो 3-5 ईयर्स, जैसे स्टैंडर्ड 1 के लिए एडमिशन के लिए आपको 5 ईयर्स का एज होना चाहिए। जो 3 ईयर्स से 5 ईयर्स का एजुकेशन है, 6 ईयर का, उसको ईसीसी के अंदर रखा गया। और ईसीसी जो है एलिमेंट्री स्कूल के आसपास होना चाहिए। इस आज की डेट में मान लो नर्सरी स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल, इनको ओपन करने की बात कही। जैसे सीधे किसी बच्चे को 6 क्लास में स्कूल में भेजते हो तो बच्चा वहां पर एटमॉस्फेयर से सेट नहीं हो पाता, तो उनको बोला कि भाई पहले किसी ना किसी छोटे स्कूल में रखा, प्ले वे स्कूल में, नर्सरी स्कूल में बच्चों को रखा जाए, वहां पर उठना बैठना चाकी सीखे तो उसको आगे एजुकेशन देने में हेल्प हो जाएगी। और बोले कि ईसीसी जो है आपको सारे जो है मतलब नॉर्मली जहां प्राइमरी स्कूल है उसके आसपास खोला जाए ताकि उनको सपोर्ट मिले। और इसी लेवल पे जो जो रूरल सेक्टर्स में आंगनबाड़ी, सुना होगा आपने, आंगनबाड़ी को भी ओपन करने की बात कही गई ताकि उनसे भी हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप इसमें वोकेशनल एजुकेशन, पॉइंट नंबर 7, वोकेशनल एजुकेशन। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। एवरी स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम में एक ना एक कोई वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी है। जैसे मतलब आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है या फिर साइंस का बच्चा है, अलग अलग स्ट्रीम के लिए सेपरेट वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई। डिफरेंट स्ट्रीम से +2 में आपको बोला कि उसने पढ़ा था कि +2 में वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन इसने एक्सपर्ट किया कि जितने भी लेवल्स हैं स्ट्रीम है उसमें अलग से वोकेशनल एजुकेशन देने की बात कही गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। राष्ट्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी, मतलब ऐसी संस्था हो जो एग्जाम को कंडक्ट करे, किसी वो सेपरेट हो जिससे किसी का कोई लिंक नहीं हो। जैसे अभी से आपको सीपीएमटी के पेपर, जेई मेंस के पेपर, ये सारे एग्जाम सब एनटीए, आपको सीयूटी के पेपर सब एनटीए कंडक्ट करती है, ठीक है, इंडिया लेवल पे। और किसी भी तरह से किसी का कोई लेना देना नहीं होता, फेयर तरीके से एंट्रेंस एग्जाम करती है। पहले क्या होता था कि मैंने आपने डी लिंकिंग ऑफ जॉब पढ़ा था आपने, कि मतलब किसी न किसी जॉब को किसी न किसी एजुकेशन से लिंक कर देते थे। उसमें जॉब को एजुकेशन से लिंक नहीं करना, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट हो उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्वायरमेंट करके टेस्ट लेकर उनको जॉब के लिए प्रेफर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपको जाकर आपको डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। शिक्षा का विकेंद्रीकरण, ठीक है, मतलब एजुकेशन एक हैंड में नहीं होकर कई हैंड में उसको फैलाया जाए ताकि हर लोगों को इजीली एजुकेशन मिल सके। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एजुकेशन करने की बात कही। नेक्स्ट पॉइंट है आपको जाकर राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जैसे आपके सारे फंडामेंटल राइट हैं उसी तरह से राइट टू एजुकेशन को भी इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई मर्डर कर दे, ठीक है, सुनो, अगर आपका कोई मर्डर कर दे तो आप सीधा जो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। किसी का कोई मर्डर कर दे, हाँ, तो सबसे पहले उसके लिए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले लोअर कोर्ट,
सेशन कोर्ट, फिर आपके हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कोई आपके फंडामेंटल राइट को सीज करता है, मौलिक अधिकार को, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसी ने बोला कि अगर राइट टू एजुकेशन को भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए कि सबको इक्वल राइट मिले, किसी के राइट से, किसी को एजुकेशन के राइट से वंचित नहीं किया जाए। ठीक है, मतलब इतना फोर्सली करने की बात कही। ठीक है, अरे भैया जीवित रहेगा तभी तो एजुकेशन लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने बोला कि इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक पॉइंट और, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नवोदय विद्यालय को ओपन करने की बात कही गई। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, रिसोर्स फोर्स, रिसोर्स फोर्स, पॉइंट नंबर 12, फोर्स मतलब संसाधन का बलपूर्वक और सैंक्शन करना, संसाधन का बलपूर्वक उपयोग। जैसे क्या होता है, रिसोर्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता। कई जगह अभी भी क्या होता है, एजुकेशन के लिए फंड जाते हैं और एजुकेशन गवर्नमेंट उसको रिप्लाई नहीं कर पाती, अंत में वो फंड रिटर्न भी हो जाते हैं। तो इससे संसाधन का बाई फोर्सली किसी भी तरीके से उपयोग करना है। तो इसमें हमने बस इतना ही लिखना है कि राममूर्ति रिपोर्ट जो है 1986 की रिव्यू कमेटी थी और इसमें राममूर्ति उसके हेड थे। उन्होंने बोला कि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे काम नहीं करना और नहीं हो रहा और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा, ये बातें उन्होंने कंप्लेन में पाई। इसमें 17 मेंबर थे, उनके अलावा 16 और मेंबर थे और इन्होंने रिपोर्ट में ये सारी चीजें बताई कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 पे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। एक्शन 1992, हिंदी में क्या लिखा है? कार्यान्वयन कार्यक्रम। देखो, इसके जो हेड थे एपी के सीएम जनार्दन रेड्डी, एपी आंध्र प्रदेश जनार्दन रेड्डी। ठीक है, रेड्डी। इसमें टोटल 15 मेंबर थे, टोटल इसमें 15 मेंबर थे, जिसमें जो है आपको जाकर 6 एजुकेशन मिनिस्टर थे अलग अलग स्टेट के, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट, ऑफ डिफरेंट स्टेट। और जो है 8 जो है एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। इसमें टोटल 15 मेंबर थे, एक आंध्र प्रदेश के सीएम जनार्दन रेड्डी और जो 6 अलग अलग स्टेट के आपको जाकर एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री विभिन्न राज्यों के थे और 8 जो है एजुकेशनिस्ट थे जो शिक्षाविद थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया था। और ये भी जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मतलब ये जो था 70% 1986 की पॉलिसी के बराबर था। 1986 की जो एनईपी थी उसके इक्विवेलेंट 70% था, 30% चीजों में चेंज किया गया। ठीक है, ये इसका मेन था कि इसमें 30% चीजों में चेंज करके बाकी इसको बदलने की कोशिश। बच्चे कोठारी हो तो बेसिक बात थी ना, बहुत पीछे आगे से कंपेयर करते हैं, पीछे से थोड़ी कंपेयर करेंगे। आप देखो वो बात अलग थी, वो तब था जब एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था। 42 अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया। बात उसके बाद की सारी हो रही है। ठीक है,
तो उसके साथ इसको लिंक नहीं करेंगे। इसमें 70% जो है आपको 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बराबर था। इसमें जो है आपका मतलब टोटल 15 मेंबर थे। 6 जो है आपको एजुकेशन मिनिस्टर अलग अलग स्टेट के थे और 8 जो एजुकेशनिस्ट थे और एक जो है वो हेड थे एपी आंध्र प्रदेश के सीएम जनार्दन रेड्डी। टोटल 15 मेंबर्स थे। इसने देखा कि 70% जो चीजें थी वो बिल्कुल इक्विवेलेंट तो उसी चीज लगभग उसी को लेकर ध्यान में रख के लिखोगे कैसे इसमें चेंज किया। तो सबसे पहले उसने देखा कि जैसे उसमें हमने 1986 के एजुकेशन पॉलिसी में हमने पढ़ा था आपको जाकर फीमेल एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन पढ़ा था ना हमने। तो वुमेन एजुकेशन कैसे प्रमोट हो, तो इसने पाया कि मतलब नाइनटीन 1986 की रिव्यू कमेटी थी। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका रिव्यू था। तो उसमें जो चीजें कमी थी उसको जैसे आपको 90 की भी थी वो भी रिव्यू कमेटी थी और 1992 की भी पॉलिसी भी रिव्यू कमेटी थी। तो उसमें कहाँ कहाँ कमियां थी उसमें कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब इसको वही बेहतर बता सकता है समझ सकता है जिसने 1986 की पॉलिसी पढ़ी हो। इसी क्लास में आप थे तो इसलिए कि आपको अचानक पहुंच गया ना, फिर उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग थे उनको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 1986 की पॉलिसी में हमने बताया था कि फीमेल एजुकेशन को वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। तो अभी भी देखा कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो पेरेंट्स है अपने गर्ल्स को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो उनको आखिर गर्ल्स को जब तक स्कूल भेजोगे नहीं तब तक पढ़ाओगे कैसे। एजुकेशन देखो, तो उसने सजेस्ट किया कि इसमें फीमेल एजुकेशन के लिए 50% फीमेल टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो। समझ रहे हैं, 50% फीमेल टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी तो बच्चे जो पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। या ये भी सजेस्ट किया अगर पॉसिबल है कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स ज्यादा है परसेंटेज में तो गर्ल्स स्कूल अलग से सेटअप किए जाए। ठीक है, कहीं नहीं बात तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी बेस्ड जो करप्शन है जो प्रॉब्लम्स हैं तो बहुत सारे अभी भी लोग नहीं भेजते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर फीमेल टीचर्स होंगी या फीमेल इंस्ट्रक्टर होंगी तो पेरेंट्स स्कूल को भेजेंगे। आपको बात समझ में आई बच्चे? अब समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो 1986 की पॉलिसी आज जाकर पढ़ना फिर समझ में आएगी। तो उसने हाँ उसने बोला कि 1986 की पॉलिसी में बोला कि हमने हाँ कि भाई फीमेल एजुकेशन हमने देना है। हाँ तो उसने बोला कि फीमेल एजुकेशन कैसे दें। तो उसने बोला कि फीमेल एजुकेशन को अगर प्रमोट करना है गर्ल्स को स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स अपने गर्ल्स को स्कूल नहीं भेज रहे हैं स्पेशली इन रूरल एरिया। तो उसने बोला कि इसमें फीमेल अगर टीचर अपॉइंटमेंट करेंगे तो उनको स्कूल भेजेंगे। तो बोला कि जितने भी स्कूल्स हैं जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें 50% फीमेल टीचर्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो एजुकेशन ऑफ एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, हाँ एजुकेशन ऑफ एससी आपको मैंने बताया था 90 शेड्यूल कास्ट आपको 1986 के पॉलिसी में बताया कि मतलब स्पेशली जो है एसटी एससी और माइनॉरिटी की एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया। ये लाइन मैंने बताई थी। तो बोले कि इसके लिए जो फंड की जो शॉर्टेज हो रही है तो जवाहर रोजगार योजना, हाँ जवाहर रोजगार योजना ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है लोगों को रोजगार देने के लिए। तो बोला कि वहां से फंड लाकर एससी एससी के एजुकेशन में खर्च किया जाए। अगर मान लो एससी एससी के एजुकेशन को अलग से प्रमोट करना चाहते हो, शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन को, अनुसूचित जाति के प्रमोशन को आप चाहते हो कि एजुकेशन ज्यादा बढ़े तो उसके लिए फंड भी अलग से देना पड़ेगा। तो फंड कहाँ से आएगा? तो बोला कि जवाहर रोजगार योजना है वो भी उन्हीं के लिए होता है। मतलब शेड्यूल कास्ट के जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया, रूरल सेक्टर में जॉब देने की बात कही गई। तो बोले कि जॉब देने से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन देना। तो बोले जवाहर रोजगार योजना में जो भी फंडिंग आती है
उसमें से कुछ फंड को शिफ्ट करके एससी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। शेड्यूल कास्ट, देखो बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव लिखोगे कुछ पॉइंट तो सेम ही, सारी पॉइंट को नहीं लिखना, ये बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं, छोटा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसे बताएंगे तब आपके आंसर सही होंगे। एससी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बोला ये एक्शन ऑफ रिसर्च में कि भाई वहां से फंड लो और फिर यहाँ जब एजुकेशन को दोगे तो आज आपकी एजुकेशन बेटर और सही तरीके से हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशन ऑफ एसटी था, शेड्यूल ट्राइब्स, एजुकेशन ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, इसमें बोला कि आपको फंड के लिए ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम क्या होता है? अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना, अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना। समझ रहे? जो ट्राइबल के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनके लिए, जो उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सैंक्शन होता है, उससे वहां से फंड को रिलीज करके एसटी के एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे, असम, मेघालय, वहां पर जितने भी एसपी डीएसपी जो भी अपॉइंटमेंट होता है सब ट्राइबल पीपल को दिया जाता है ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। आपने क्या ऑब्जर्वेशन पाया रिव्यू कमेटी ने कि सोशल जस्टिस नहीं हो रही है, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं कास्टिज्म हो रही है, उसके बेस पे भेदभाव करके एजुकेशन को प्रमोट नहीं हो रहा। तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं उधर आप पाएंगे कि मतलब जितने भी एसपी डीएसपी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं 99% वो ट्राइबल पीपल को ही रखा जाता है ताकि उनकी बात सुने, उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करे। तो एसटी एजुकेशन के लिए बोला कि भाई वहां से फंड को शिफ्ट करके, कहां से? ट्राइबल के लिए जो वेलफेयर स्कीम है वहां से फंड को शिफ्ट करके एसटी के एजुकेशन में खर्च किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगी जब फंड होगा। ठीक है, तो जनार्दन कमेटी ने जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया की फीलिंग देखो कि नॉर्थ इंडिया के जो कम्युनिटीज हैं इसकी फीलिंग अलग है, हिंदू मुस्लिम करके फीलिंग है, और साउथ इंडिया में जाओगे तो हिंदू मुस्लिम की फीलिंग नहीं है, अपर कास्ट लोअर कास्ट की फीलिंग है। तो वहां पर देखा गया कि मतलब अपर लोअर कास्ट के लोग जो है काफी डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, मतलब टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो उन्होंने बोला कि एससी के लिए जवाहर रोजगार योजना से फंड लेकर करो और एसटी के लिए ट्राइबल वेलफेयर स्कीम से फंड को ट्रांसफर करके इनको किया जाए। और फीमेल एजुकेशन के लिए कम से कम 50% स्कूलों में फीमेल टीचर्स होंगी, फीमेल इंस्ट्रक्टर होंगी, तो वो फीमेल लोग खुशी खुशी अपने गर्ल्स को सुरक्षित समझेंगे और स्कूल को भेजेंगे। ठीक है, जदानंद में ये मेन चीजें थी जिस पर इन्होंने काम करने की कोशिश की। उसके बाद देखो इन्होंने नेक्स्ट काम करने की कोशिश किया इसमें नेशनल इलिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन लिखिए, नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षर योजना। पॉइंट नंबर, हाँ, नेशनल लिटरेसी मिशन, हाँ, मिशन, राष्ट्रीय साक्षर योजना, राष्ट्रीय साक्षरता योजना, मतलब सबको किसी भी तरीके से साक्षर बनाना है, लिखने पढ़ने के लायक सबको बनाना है, और इसके लिए नो एज लिमिट, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए हमने किसी बिना सोचे समझे उनको हम आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेनिंग्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रेनिंग जैसे SCRT, डाइट और SCRT डाइट, NCRT, इन सारे इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली फोर्स फुट्स काम करने की बात कही गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, लिंकेज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, non-formal education should be equal to the formal education, equal to the formal education। जो प्राइवेट कोर्सेज करते हैं, जैसे मान लो आपने इग्नू से बीएड किया, कहीं से और बीएड किया, तो दोनों को इक्वली मानकर ट्रीट करने की बात कही कि उनके साथ किसी तरह से कोई अलग से व्यवहार ना किया जाए। इवनिंग स्कूल, इवनिंग स्कूल, सायंकाल विद्यालय, बहुत सारे स्कूलों में इवनिंग शिफ्ट चलता है ना, जैसे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट। इसके पीछे दो रीजंस हैं, एक तो गर्ल्स बॉयज को अलग अलग पढ़ा लेंगे, और दूसरी बात कोई मॉर्निंग में किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाता तो उसको इवनिंग में चला जाएगा। ये भी प्रोग्राम एक्शन के बाद ही लागू हुआ, इसके पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। पहले एक ही स्कूल पूरे इंडिया में होते थे 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, तो 1940 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बाद 1992 के बाद इस बात को भी करने की कोशिश की, अलग तरीके से हम इनको करके लागू कर सकते हैं। उसके बाद है आपको जब ओपन स्कूल, पॉइंट नंबर 8, ओपन स्कूल, मुक्त विद्यालय। मुक्त विद्यालय, इसमें जो है आपको NIOS, राष्ट्रीय ओपन मुक्त विद्यालय, और इग्नू, इनकी भी स्टैब्लिशमेंट हुई। नेशनल गांधी ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब की भी स्टैब्लिशमेंट इसके तहत की गई, इनको डेवलपमेंट करने का काम किया गया। पार्ट टाइम प्राइमरी स्कूल, पार्ट टाइम प्राइमरी स्कूल, अल्पकाल प्राथमिक विद्यालय, आपने देखा होगा जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सारी स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, उनको 12 बजे के आसपास छोड़ दिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं उसी सिस्टम का पार्ट था। अल्पकाल पार्ट टाइम प्राइमरी स्कूल या अल्पकाल विद्यालय करके उनको एजुकेशन देने की बात कही गई। ये सारे आपको मेन पॉइंट है 1992 के एक्शन प्रोग्राम की। लेकिन हाँ, एक 10+2+3, पॉइंट नंबर 10+2+3, आपने देखा था कि ये जो प्रोग्राम 1992 में दिया गया था, लेकिन उसने पाया कि ये पूरे इंडिया में प्रॉपर अप्लीकेबल नहीं है। इसने बोला कि इसको पूरी तरह से पूरे इंडिया में अप्लीकेबल करने की बात कही जाए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में पेपर में एक जरूर आते हैं, राममूर्ति रिपोर्ट या फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, दोनों। इसमें जो मेन बात बताओगे कि वुमेन्स एजुकेशन को देने की बात कही गई थी। फीमेल परसेंट जो 50% फीमेल टीचर रखे जाएंगे तो एजुकेशन के लिए लोग जाएंगे।
और एससी के एजुकेशन के लिए जवाहर रोजगार योजना। ये कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आते हैं कि फंड कहां से दिया जाए, तो बोलो कि जवाहर रोजगार योजना से फंड को ट्रांसफर करके इसको चलाने की बात कही गई। और तीसरा जो है एसटी के लिए आपको जस्टिस ट्राइबल वेलफेयर स्कीम से फंड को ट्रांसफर करने की बात कही गई। ओपन स्कूल, डीलिंकिंग ऑफ द जॉब, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, इनको करने की बात जनार्दन कमेटी ने या फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इन बातों को लेकर किया गया। ठीक है।